हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। मेंस 365 कर रहे हैं हम पॉलिटी मैगजीन। जो फर्स्ट यूनिट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में। आज है लेक्चर 3 और आज हम कवर करेंगे जो टॉपिक सेकंड है विच इज़ इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो मेनली फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं उसे हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने के ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमें गिवन है फिस्कल फेडरलिज्म एट अ ग्लांस। तो बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या प्रोविजंस, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। What is fiscal federalism? First of all, so it refers to how federal, state and local governments share funding and administrative responsibilities within India's federal system। तो सीधी सी बात है, फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है। तो फेडरलिज्म तो हमारा यूनियन और स्टेट्स के बीच की चीज़ हो गई, इंटर रिलेशन। और फिस्कल मैटर में पूछा गया है तो फिस्कल रिलेटेड इज मनी रिलेटेड। तो सीधी सीधी बात हो गई कि फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेट्स गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स किस तरीके से आपस में शेयर करते हैं। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स, दैट इज फिस्कल इक्विवेलेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या गिवन है। सबसे पहले तो 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि टैक्स बेसिस डिलिनेटेड इन यूनियन एंड स्टेट्स। तो टैक्स बेसिस जो है वो यूनियन और स्टेट्स दोनों का पार्ट होते हैं। आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू किस तरीके का है, तो 269 आर्टिकल टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर असाइन टू स्टेट्स। तो टैक्सेस आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर लेकिन असाइन किए जाते हैं स्टेट्स को। आर्टिकल 269A जीएसटी के बारे में रिफर करता है इन इंटरस्टेट ट्रेड। आर्टिकल 270 टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एज पर फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 280, बट आर्टिकल 270 के अंडर टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनियन और स्टेट के, जो फाइनेंस कमीशन बताता है। फिर है हमारा ग्रांट्स इन एड। तो इसका आर्टिकल हो गया 275 जो कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। देन है हमारा बोरोइंग्स। तो यूनियन कैन बोरो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, ये आर्टिकल 292 में दिया है। एंड स्टेट्स कैन बोरो डोमेस्टिकली। तो स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बोरो नहीं कर सकते लेकिन यूनियन कर सकता है। तो 292 और 293 यहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए। फिर हमारा आ गया ऑब्वियसली आर्टिकल 280 रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडजुडिकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, सब लक्ष्मीकांत की देन है। सारी चीज़ें हमारी वहाँ से कवर हो जाती हैं, यहाँ शॉर्ट में आपको बता दिया गया। अब है सेंटर और स्टेट के बीच के फाइनेंशियल इशूज़। तो सबसे पहली चीज़ तो बोरोइंग लिमिट, कि भाई अब इतना थोड़ी है कि आप अनलिमिटेड कुछ भी बोरो करते चले जाओगे। यूनियन को तो सारे स्टेट्स को मैनेज करते हुए चलना है। तो स्टेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बोरोइंग 3% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन कब दी गई थी, 15 फाइनेंस कमीशन में दी गई थी। इन्हें रिकमेंडेशन दिया था कि जो स्टेट्स हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड कि वो 3% ऑफ देयर जीएसडीपी, ठीक है, अपने स्टेट के जीएसडीपी के 3% से ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकते हैं। वर्टिकल इम्बैलेंस क्या है, सेंटर कंट्रोल्स मेजर टैक्सेस एंड स्टेट्स आर लिमिटेड टू एसजीएसटी, यानी कि पोस्ट जीएसटी के बाद जो स्टेट्स जो जीएसटी लगता है सिर्फ उतना ही हक है स्टेट्स का। वर्टिकल इम्बैलेंस ही हो जाता है क्योंकि सारे जो मेजर टैक्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कि सेंटर कंट्रोल कर रहा है। तीसरा है एक्सपेंडिचर बर्डन। स्टेट्स डेवलपमेंटल स्पेंडिंग रोज फ्रॉम, तो 8.8% हुआ करती थी 2004 के टाइम पे, जो कि 12.5% हो गई है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है स्टेट्स का वो बढ़ता जा रहा है विद टाइम। ऑब्वियसली चीज़ें जिस तरीके से वो डेवलपमेंटल या एक्सपेंडिचर प्लान हमारा करेंगे, चीज़ों का एक्सपैंड करेंगे, तो उसमें खर्चा भी बढ़ेगा। फिर आ जाता है सेस रेवेन्यू, सेस एंड सरचार्ज कलेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है, पीटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना कि सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या है। इनके कलेक्शंस जो है वो 25% ऑफ टोटल टैक्स होने चाहिए, नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। ग्रांट्स डिक्लाइन, सेंट्रल ग्रांट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम 1.95 लाख करोड़ जो कि हुआ करते थे, उससे 1.65 लाख करोड़ हो गए। तो बेसिकली सेंट्रल स्टेट में ये टसल चल रहा है कि भाई जो सेंटर की तरफ से जो ग्रांट्स मिलते थे वो पहले ज़्यादा होते थे, और अब वो जबकि हमारा एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो चीज़ें बढ़नी चाहिए, तो वो उल्टा कम हो गए हैं। तो ये सेंटर और स्टेट्स के बीच के टसल चलने की कुछ वजह हैं। अब इनका वे फॉरवर्ड क्या है, एक सेकेंड, अब आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो पहली चीज़ गाइडिंग प्रिंसिपल्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए बोथ सेंटर एंड स्टेट्स की, एंड एडिक्वेट फंड्स फॉर एसेंशियल ड्यूटीज़, कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से हर स्टेट को एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। रिव्यू ऑफ बजट बोरोइंग, यानी कि ऑडिट होना चाहिए दोनों की प्रैक्टिसेस तक का, कि यूनियन जो भी बोरो कर रहा है एज वेल एज जो स्टेट्स बोरो कर रहे हैं उसका एक ऑडिटिंग रिकॉर्ड रहे, तो कंपैरेटिवली चीज़ें मैनेज करने में एफिशिएंसी बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, इंश्योर ऑल स्टेट्स रिसीव अ मिनिमम फिस्कल शेयर, कैप बेनिफिट्स फॉर पुअरर स्टेट्स। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक मिनिमम कॉमन फिस्कल शेयर मिलना चाहिए यूनियन की तरफ से, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ऐसा है कि कुछ स्टेट्स को ज़्यादा शेयर मिलता है और कुछ को कम मिलता है, तो इन चीज़ों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर
16 FC का रोल यहाँ पे आ जाता है। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है, नेगोशिएट फॉर स्पेशल पर्पस ट्रांसफर्स, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया। यूज़ HDI फॉर टैक्स शेयर, कि जहाँ पे देखा जाए कि किस स्टेट में किस तरीके की ज़रूरत है उसके बेसिस पे टैक्स शेयरिंग हो, सो दैट कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे अगर उनको इक्वालिटी के बेसिस पे इक्वल पैसा दिया जाए, बट वहाँ की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उत्तराखंड वगैरह या जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ की सिचुएशन कंडीशंस अलग हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे सेंट्रल इंडियन स्टेट्स है। अगर उनको दोनों को बराबर पैसा मिलेगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ मस्ट मैच स्पेंडिंग नीड्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रहा है वो साथ साथ में स्पेंडिंग को भी मैनेज करे, अदरवाइज तो फिर हमारा घाटा ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ वे फॉरवर्ड। तो ये आपको देखिए जनरल ओवरव्यू दिलाने के लिए था कि फिस्कल फेडरलिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, तो ये तो चल ही रहा है। तो इसमें न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि हेडेड है बाय सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ टू सजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म। तो स्टेट ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने कुछ मैंडेट दिया है। दे हैव सेट कि रिव्यू करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिसी एस्पेक्ट्स को सेंटर स्टेट रिलेशंस के, एंड सजेस्ट वेज टू रिस्टोर पावर शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम सब जानते हैं कि पहले स्टेट लिस्ट में कंपैरेटिवली ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते थे जो थोड़े थोड़े करके वो शिफ्ट होते चले गए हैं कहाँ, कॉन्करेंट पे। और कॉन्करेंट पे हमें पता है कि स्टेट और यूनियन दोनों को राइट है लॉ बनाने का, बट जो अगर यूनियन का जो लॉ होता है वो स्टेट के आगे प्रिवेल कर जाता है कॉन्करेंट वाले मैटर्स में। तो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट का वहाँ पे जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर फेडरल स्कीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल स्कीम के अंदर क्या क्या आ जाता है, अब यहाँ पे ओवरऑल हम फेडरलिज्म देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम ऊपर जो देख रहे थे वो फिस्कल फेडरलिज्म था। तो यहाँ पे है यूनियन ऑफ स्टेट्स विद नो राइट टू सिसीड फॉर द स्टेट्स फ्रॉम द यूनियन। तो भाई सीधी सी बात है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये यूनियन है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सेसेशन फॉर्म किया है जहाँ पे स्टेट्स के बाद पास ऑटोनॉमी होगी कि जब मर्जी अलग हो जाए। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज है, कॉमन इलेक्शन कमीशन है एंड सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी है जो कि हमारी कंट्री को एज ए यूनिफाइड मैनर में बांध करके रखता है। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो आर्टिकल 246 के अंडर मेंशन्ड है, 7th शेड्यूल से रिलेटेड। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ ऑफन बीन कैरेक्टराइज्ड एज क्वासी फेडरल। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में भी जब ये बात हुई थी तो मैंने मेंशन किया था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट, जहाँ पे फेडरलिज्म तो है बट विद अ पार्शियलिटी, या फिर बोला जाए कि थोड़ा सा जो वेटेज है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा है। स्ट्रॉन्गर सेंटर हैविंग मोर पावर दैन स्टेट्स। ठीक है, अब सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमिटीज़ के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, इसके पास आपके नोट्स होने चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी कमिटीज़ वगैरह मेंशन होती है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। तो सबसे पहले आती है हमारी राजमंदर कमेटी, ईयर 1969। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। इट रिकमेंडेड अ हाई पावर कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लिस्ट। तो उन्होंने ये बोला कि जो 3 लिस्ट है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, बट इनका ये रिकमेंडेशन था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को और ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973, इन्होंने डिमांड किया कि सेंटर्स पावर टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी विद ऑल पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट्स। तो इनका ये रिकमेंडेशन था कि भाई ये जो टैक्सेस वगैरह बाकी की सारी चीज़ें हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप स्टेट्स के हवाले कर दीजिए कि स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे और सेंटर के पास सिर्फ जो मेजर चीज़ें हैं, करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो कि है 1977 का, विच डिमांडेड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 356। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट रूल वाला ही जो कॉन्सेप्ट है उसको निकाल करके बाहर करो, क्योंकि इससे ऑलरेडी मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो स्टेट की तो सारी पावर खत्म हो जाती है, वहाँ पे पूरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चालू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसको रिमूव कर देना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ द वर्ड फेडरल। ठीक है, तो फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो फेडरल वर्ड का इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये 3 कमिटीज़ हैं जो रिलेटेड रही हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब इंडिया ने सेंट्रलाइज फेडरलिज्म यानी कि क्वासी फेडरलिज्म क्यों अडॉप्ट किया? अब रीज़न क्या थे कि पहली चीज़ तो सेफ गार्ड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सो दैट क्योंकि पार्टीशन की जो सिचुएशन थी 1947 में, उसके बाद ऑलरेडी सबके मन में ये भावनाएं थी कि भाई अगर मान लो कल को बोले मध्य प्रदेश कि मैं भाई अलग कंट्री हो जाऊँगा, ठीक है, मैं अलग हो जाता हूँ, मुझे इंडिया का पार्ट नहीं रहना है। तो आप सोचो ना, इंडिया का मैप फिर इमेजिन करो बीच में से मध्य प्रदेश को गायब करके, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी तो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। दूसरा, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंट बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स, की अगर जो सेंटर है वो पावरफुल नहीं रहेगा और सबके बीच में बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलेगा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि
डाइवर्स चेंजेस आ जाएंगे कि जो स्टेट्स रिच हैं, जैसे मान लीजिए कोई मिनरल रिच स्टेट है तो वो तो अमीर पे अमीर होता चला जाएगा, और जो अर्थक्वेक प्रोन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह के स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनको जोग्राफिकली काफ़ी टफ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो उनके बीच का जो डाइवर्जन है वो और जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। प्रमोटिंग कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि जस्टिस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लिबर्टी दैट कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा तभी एक कॉमन लॉ या कॉमन जस्टिस वाली चीज़ें प्रिवेल कर पाएंगी ऑल ओवर द कंट्री। अदरवाइज कुछ स्टेट्स कुछ और मानेंगे, कुछ और मानेंगे, तो इस तरीके से जो एक कंट्री है वो यूनिटरी फॉर्म में नहीं चल पाएगी। प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि भाई एक कॉमन लॉ है जो मेन ऑर्डर आ गया है कि इसी तरीके से काम करेगा, इर्रिस्पेक्टिव वो आसाम में है या गुजरात में है या तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इससे की इश्यूज़ क्या हैं कि ऐसा होने से क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये आपको बैलेंस करा रहा है कि यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स में यूनिटरी वाले जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट है इंडियन डेमोक्रेसी पे, तो उसके हाईलाइटेड इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल इंटरफेरेंस इन सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो ऐसा कई बार होता है कि जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट में भी इंक्रोच करके अपने लॉज पास कर देता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो 3 सेंट्रल फार्म लॉज पास हुए थे, जबकि एग्रीकल्चर एंड मार्केट जो है ये सब्जेक्ट स्टेट का है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से स्टेट लॉज पास कर दिए, फार्म लॉज, जो कि स्टेट लिस्ट के ऊपर एक इंक्रोचमेंट था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिस्कल पावर्स की, स्टेट्स के पास तो टैक्सेशन पावर बहुत लिमिटेड है, बेसिकली उनको सारा कलेक्शन करना होता है और जो सारा पैसा है वो जाता है यूनियन में, और फिर बाद में यूनियन उसे डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ इग्नोरिंग स्टेट डाइवर्सिटी। तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ है, जैसे तमिलनाडु ने भी अपोज किया है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी, कि आप हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं जो बाकी सारी स्टेट्स में कॉमन चीज़ें इम्पोज करी जा रही है। जैसे ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का जो मसला चल रहा है उसमें भी यही पैटर्न है कि भाई सदर्न स्टेट्स की डिमांड्स कुछ अलग हैं, नदर्न स्टेट्स की डिमांड्स अलग है, आप सब पे एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं इम्पोज कर सकते। फिर है वीक इंस्टीट्यूशनल चेक्स, इनफ्रीक्वेंट मीटिंग्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वीक मीटिंग्स रहेगी तो एक कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं डिबेट गैप आ जाएगा, थॉट प्रोसेस में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो स्टेट्स के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए जितने भी हम पॉइंटर्स देते हैं ना उसके साथ अगर हम साइड बाय साइड एग्जांपल्स देने लगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे दिया है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ असेंटिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु अंडर आर्टिकल, ऐसा है कि आर्टिकल 200 के अंदर दे सिंपली कीप द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से जो बेसिक लॉज पास करना चाह रही है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, उनकी स्टेट असेंबली वो चीज़ें पास कर ही नहीं पा रही क्योंकि गवर्नर जो है वो असेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसी की तरीके से वेस्ट बंगाल ने अपोज किया था CBI इन्वेस्टिगेशन विदाउट स्टेट कंसेंट। उन्होंने सिंपली बोला कि नहीं भाई CBI जो है हमारी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना CBI हमारी स्टेट में आकर के किसी भी तरीके की छानबीन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है कि अब CBI है भाई, आप किसी भी स्टेट में जाकर के कुछ भी किसी के भी अगेंस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आप पहले वहाँ से स्टेट से परमिशन लीजिए। तो इसकी वजह से ये भी टसल चलता रहता है। ये तो 2-4 बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तो मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन का जो टसल है उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं देने के लिए। अब की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इनिशिएटिव्स में सबसे पहले आ जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट्स। ये बना तो दिया गया है, हालांकि इसको स्ट्रॉन्ग करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये हुआ कि नीति आयोग ने जब से रिप्लेस किया है तो इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, टैक्स डिवोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दिया गया। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई 32% से हटा करके हम स्टेट्स का शेयर सेंट्रल टैक्स में 32 से 42% कर देंगे। GST काउंसिल बनाया गया है, अ जॉइंट फोरम अंडर आर्टिकल 279A विथ मेंबर्स फ्रॉम बोथ सेंटर एंड स्टेट टू डिसाइड GST पॉलिसी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फ्यूअर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि मोस्टली जो है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती थी अब उसको रिड्यूस करके 130 से 75 पे लाया गया और एम किया जा रहा है कि 50 हो। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। अब हमें जानने हैं वेज टू इफेक्टिवली एड्रेस द डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, कि स्टेट्स ऑटोनॉमी जो ये डिमांड कर रहे हैं उनको किस तरीके से इफेक्टिवली डील करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सरकारी या कमीशन के जो की रिकमेंडेशन थे उनको इम्प्लीमेंट करना। अब क्या क्या थे वो रिकमेंडेशन? पहला था कि शिफ्ट ऑल रेसिडुअरी पावर्स एक्सेप्ट टैक्सेशन टू द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन मस्ट कंसल्ट स्टेट्स बिफोर लेजिस्लेटिंग ऑन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स, कि भाई उनका भी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंकरेंट लिस्ट पे आपका एक अबव सुपीरियर हैंड है तो आप अपनी मनमर्जी चलाते जाएं। आपको
परमिशन या फिर एटलीस्ट सजेशन लेना चाहिए वाइल लेजिस्लेटिंग ऑन कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो सारी की सारी कंकरेंट लिस्ट में डाल देनी चाहिए। अभी क्या है, रेसिडुअरी पावर जो है वो यूनियन के पास है, ठीक है। फिर प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय द पुंछी कमीशन, ये सारे सेंटर स्टेट रिलेशन और गवर्नर सीएम वाले टसल में इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। इंक्रीज फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू अंडर डेवलप्ड स्टेट, फोकस ऑन बूस्टिंग फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल ट्रांसफर जो है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। अब ये बोल देंगे कि भाई हम फॉर एग्जांपल एक्स करोड़ रुपीज़ गुजरात को भी देंगे, एक्स करोड़ रुपीज़ हम बिहार को भी देंगे, बट ऐसे नहीं चलेगा। तो दोनों अगर हम देखा जाए तो दोनों इक्वली पोजीशन पे नहीं है। बिहार इज़ कंपेरेटिवली लेस डेवलप्ड, तो बिहार को ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, ठीक है। यूज़ इंटर स्टेट काउंसिल फॉर बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल स्टेट कंसल्टेशन, ये रिकमेंडेशन दिया गया था वेंकटाचलैया कमीशन ने। तो देखिए जितने भी हम रिकमेंडेशंस लिख रहे हैं उनके सारे कमीशंस के नाम आगे लिखेंगे तो भाई ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलाने वाली चीज़ें हैं। प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी कंसेंसस थ्रू जोनल काउंसिल्स, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, भाई इन सबको बनाया गया है। तो इनसे हमें जो है कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी कंसेंसस के लिए इनको यूज़ करना चाहिए कि जब तक डायलॉग्स एंड डिबेट्स नहीं होंगी तब तक कोई इफेक्टिव एफिशिएंट कॉमन वे निकल करके नहीं आएगा। एंड कंक्लूजन में क्या लिखा है, एज अन्नादुराई सेड इन 1967, थ्रू म्यूचुअल गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग वी शुड फॉर्ज अ फ्रेटर्नल एंड बेनिफिशियल नेक्सस। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कंक्लूजन ढूंढ करके निकालेंगे, चैट जीपीटी पे बेसिक प्रॉम्प्ट देंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन निकल आएंगे, ठीक है, जो कि हेल्पफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सब टॉपिक इज डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो 2 जून 2024 मार्क्स द 10th ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो ये करंट अफेयर्स का न्यूज था, 10 ईयर्स मार्क किया है, एक हाईलाइट ईयर है, दैट इज वाई न्यूज में है। तो पहली चीज तो प्रोसीजर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, कोई भी नया स्टेट किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, या फिर वो दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज को एडजस्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स को थ्रू सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं गिना जाता है। दूसरा है प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, कि एक बिल को जो न्यू स्टेट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए है उसके लिए हमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है फॉर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट एंड कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर्स, की प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को रिफर कर सकता है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, बट लेकिन उनका जो अप्रूवल है वो बाइंडिंग या फिर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे जैसे कि स्टार्टिंग में जो स्टेट्स डिवाइडेड थे उसके बाद सारे स्टेट्स ने अपना सेपरेट ऑटोनोमस रीजन की मांग करी, ठीक है। तो किस तरीके से वो फॉर्म हुआ है, तो उसके क्या रीजंस रहे। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 70th बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो स्टेट्स अपना एक सेपरेट स्टेट और ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं उसे लिंक करके हमें आंसर प्रेजेंट करना था। तो यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दी है कि भाई लैंग्वेज ने फ्यूल करी है थ्रू आउट टाइम सेपरेट स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज है सेकेंड ऑप्शन, जिसमें है कि अंडर डेवलपमेंट ड्राइव्स डिमांड, जैसे कि विदर्भ रीजन इन महाराष्ट्र। फिर आ जाते हैं कल्चरल आइडेंटिटी की, जो सेपरेट एथनिक ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करके रखना, जैसे कि बोडोलैंड की डिमांड रही आसाम में बेस्ड ऑन यूनिक ट्राइबल कल्चर। फिर चौथी जो है रीजन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, स्मॉलर स्टेट्स आर सीन टू इम्प्रूव गवर्नेंस, जैसे कि डिमांड फॉर हरित प्रदेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से ये 4 रीजन हो गए। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज जो बनी है उनके बारे में देख लेते हैं। एस के धर कमीशन, जिन्होंने एडवोकेट किया रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इनमें से किसी ने भी लैंग्वेज को एक बेस मान करके डिवीजन करना स्टेट्स का सही नहीं समझा था। फिर आई थी हमारी जेवीपी कमिटी, दे आल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स द फजल अली कमीशन 1953, जिन्होंने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी को उन्होंने एक पैटर्न माना, फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी ध्यान दिए, साथ ही साथ वेलफेयर एंड नेशनल डेवलपमेंट। और इन्होंने प्रपोज किए थे उस टाइम पे टोटल 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज which were implemented via the Constitution 7th Amendment Act of 1956। तो यहाँ पे देखिए हम भले ही मेंस परस्पेक्टिव से चीजें पढ़ रहे हैं बट हमारा प्रीलिम्स का बहुत अच्छा रिवीजन हो गया है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हम देख लेते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन को ऑफ स्टेट को लेकर के क्या रहे हैं। तो एक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज द बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर है पार्लियामेंट की टू डिमिनिश एनी एरिया ऑफ स्टेट, यानी कि हम बाउंड्री एडजस्ट कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो बेसिकली हम आपस में जितना भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिया का कोई एक हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
Indian territory can be seceded to a foreign state only by amending the constitution। तो हमारा जो आर्टिकल 3 के अंदर बाकी सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं वो सिंपल मेजोरिटी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। लेकिन इंडियन टेरिटरी का अगर कोई हिस्सा किसी फॉरेन नेशन को दिया जाएगा तो उसमें एक ऑफिशियली अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसीलिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया था टू ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान। और उसके बाद एक बार और हुआ है हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रहा है, जहां पे हमने कुछ हमारे टेरिटरीज जो थी इंडियन टेरिटरी को बांग्लादेश को दिया गया है। ओके, अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उसके फेवर और अगेंस्ट के हम जो आर्ग्यूमेंट्स है उसे देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली चीज फेवर में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो जाती है। जितना बड़ा ज्यादा स्टेट होगा उतना ज्यादा उसको मैनेज करने में दिक्कतें आएंगी। सो इट वुड बी बेटर कि छोटे छोटे स्टेट्स हो तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो पाएगी। ठीक है, दूसरा है इनोवेशन। स्मॉलर स्टेट्स इनेबल्स गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट, जैसे कि सिक्किम का ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी सक्सेसफुल रहा है, जो कि इंस्पायर्ड था केरला के ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन से। सो बेसिकली जो इनोवेशन वगैरह या पायलट प्रोजेक्ट्स किसी भी स्कीम को रिलेटेड होते हैं वो किसी छोटी स्टेट्स पर अप्लाई जब करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको ज्यादा जल्दी पता चल पाता है और हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे उस चीज का देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कैसी है। फिर है ट्रेड। स्मॉलर स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड गोवा ट्रेड मोर देन लार्जर स्टेट्स। ठीक है, बेटर डेवलपमेंट, दे रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, कि आपस में जब आप कॉमन लोगों को एक छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दोगे तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं या फिर जो इश्यूज हैं वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्रॉप फ्रॉम 17.67 टू 9.67। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। तो पहली चीज तो इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट, कि भाई नया कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लाइक एक नया स्टेट जब बनता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो सेपरेशन हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का जो न्यू कैपिटल है अमरावती, इट रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की अब उसका लेजिस्लेटिव असेंबली हम बनाएंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। रिसोर्स एलोकेशन, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर और मिनरल कॉजेज डिस्प्यूट, जैसे कि कृष्णा रिवर का जो चल रहा है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो क्योंकि वाटर बॉडीज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब अवेलेबल होते हैं ना, तो वो थोड़ी जान रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इस एरिया में है। अब इस एरिया का आधा हिस्सा जो है ये ऊपर आंध्र प्रदेश के पास है, नीचे तेलंगाना के पास है, तो यहाँ पे ये जो डिवीजन हो जाता है कि भाई कितना हिस्सा इनके पास जाएगा और कितना इनके पास जाएगा, वहां पे थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। देन आ जाता है ऑब्वियसली द बाउंड्री डिस्प्यूट्स, क्योंकि जब भी किसी भी नई चीज का क्रिएशन होता है या डिवीजन होता है तो वहां पे जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है कि जो छोटे छोटे गांव है वो थोड़ी जान रहे कि भाई अब किसी के घर के बीच में से आप निकाल दोगे कि ये पार्टीशन है, इस तरफ तेलंगाना है और इस तरफ आंध्र प्रदेश है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इज बेलागावी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सेम पेंडोरास बॉक्स। अब व्हाट इज पेंडोरास बॉक्स, कि न्यू स्टेट्स में ट्रिगर फर्दर स्टेटहुड डिमांड्स। तो हमें पता नहीं है, पेंडोरा बॉक्स का मतलब ये होता है कि आगे कुछ अनकन्वेंशनल अनएक्सपेक्टेड चीजें एक के बाद एक खुलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक चीज है जो जिसका कभी मतलब कोई स्टॉपेज नहीं होता। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको या ओबीसीज को हमने प्रोवाइड कर रखा है रिजर्वेशन। ठीक है, अब उनके अंदर हम सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कल को हमें पता नहीं है कि उन सब कैटेगराइजेशन होने के बाद फिर कोई अंदर फर्दर सब क्लासिफिकेशन और कुछ नया निकल आएगा, तो दिस इज समथिंग जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स एंड देन आ जाता है हमारा वे अहेड। तो पहली चीज तो डेवलपमेंट, कि इक्विटेबल डेवलपमेंट अगर हम करेंगे विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स टू एड्रेस देयर डिस्पैरिटीज। ठीक है, इक्विटेबल डेवलपमेंट ये होना है कि सारे स्टेट्स इक्वली डेवलप हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसाम को 50% का समथिंग शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिमिलरली आप तमिलनाडु को भी उतना ही प्रोवाइड करेंगे। इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कितनी जरूरत है, उस चीज को बैलेंस आउट करते हुए तभी इक्वल डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर जो सारे स्टेट्स है, पूरा इंडिया जो है, उसको सबको अगर हम बोले कि हम सारे स्टेट्स को ना 20-20% कोई एक फंड प्रोवाइड करेंगे या ग्रांट्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज देयर इज अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र जो कि ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा डेवलप्ड है, देन देयर इज बिहार। तो अगर आप बोलेंगे कि दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रमोशनल फंड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इक्वल डेवलपमेंट नहीं होगा। दिस इज नॉट कॉल्ड इक्वल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है एक्सपर्ट कमिटी की एक एक्सपर्ट कमिटी होनी चाहिए विद स्टेक होल्डर्स। देखिए, ये जो एक्सपर्ट कमिटी और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट वाला जो वे फॉरवर्ड ऑप्शन है ना, ये आप हर आंसर में इसे इनपुट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो कि वे अहेड अप्रोच में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। बिकॉज जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के एक बातचीत की जाए। ठीक है, कि आखिर कौन सी पार्टी क्या डिमांड कर रही है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके बाद फिर एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा जाए। Then economic viability. Ensure new states can generate at least 60% of their expenditure from inception.
Then clear guidelines, establish objective criteria focusing on economic and social viability, avoiding political motivations. ठीक है, clear guidelines होनी चाहिए, obvious सी बात है. पॉलिटिकल मोटिवेशन यहाँ से हटा लेने चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सेपरेट डिमांड्स होती चली जाएंगी वहां पे पॉलिटिकल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है. एंड कंक्लूजन में लास्टली है, while new states may enhance administrative efficiency and promote regional development, they also risk creating economic strain, interstate disputes and a proliferation of similar demands. So this is basically, देखिए दो तीन तरीके की कंक्लूजन होते हैं. अभी हमने पुराने कुछ कंक्लूजन देखे थे जहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट बेस्ड कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये हमने समरी प्रोवाइड कर दी एक तरीके से, ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े ये उसी की समरी है, ठीक है. Hence, state reorganization must strike a balance between aspiration and administrative practicality. So this becomes our one topic. बहुत अच्छे से ये हो गया डिमांड फॉर न्यू स्टेट से रिलेटेड. एंड अब हमारा जो इस सेकंड टॉपिक का जो लास्ट सब टॉपिक है वो है ऑफिस ऑफ गवर्नर एट अ ग्लांस. ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ये टॉपिक अपने आप में जहाँ पे भी गवर्नर रिलेटेड चीज आती है या फिर फेडरल स्ट्रक्चर का, तो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसे बहुत अच्छे से करना है. ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेकर के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट द यूनियन इन स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 153 एस्टैब्लिश करता है ऑफिस ऑफ गवर्नर. ठीक है, और कुछ गवर्नर्स जो है वो मल्टीपल स्टेट्स को एक साथ में ओवरसी कर सकते हैं. ये कब आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में था. फिर है आर्टिकल 163 कि गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी पावर्स. तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, अदरवाइज उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से चलना होता है. आर्टिकल 200 इज गवर्नर्स असेंट टू स्टेट बिल्स एंड कैन विथहोल्ड और रिफर टू प्रेसिडेंट. Article 213 promulgate ordinances during assembly recess and Article 356 is recommendation of president rule. देखिए यहाँ पे जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए ऑन पॉइंट, क्योंकि अगर आपसे गवर्नर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है तो इन्हें आपको इनकॉर्पोरेट करना ही करना है. ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब आ जाते हैं रोल्स एंड पावर्स के ऊपर में. तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है कि वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एडवोकेट जनरल को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड ओवरसीज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो बेसिकली ये जो सारे अपॉइंटमेंट है ये अगर हम यूनियन लेवल पे देखेंगे तो वो प्रेसिडेंट करता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर. लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, ही समन्स एंड डिसॉल्व्स स्टेट असेंबली, एड्रेसेस सेशंस, गिव्स असेंट टू बिल्स, रिजॉल्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशंस. जुडिशियल पावर, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और कम्यूटेशन. आर्टिकल भी दे दिया 161, अपॉइंट जजेस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट का जज नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस को अपॉइंट करते हैं ये. एंड ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, कम्यूटेशन वगैरह सब है, लेकिन ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस. ठीक है, ये यहाँ पे एक कैच है कि डेथ सेंटेंस को कौन पार्डन कर सकता है, ओनली एंड ओनली द प्रेसिडेंट. फिर आ गया हमारा डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, एक्ट्स विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस इन स्पेसिफिक केसेस, जैसे कि अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर्स, पोस्ट इलेक्शंस, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल एंड रिजर्विंग बिल्स. तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत प्रोविजंस है जहाँ पे गवर्नर अपनी मर्जी चला सकता है, और यही वो मुद्दे हैं जिन पे सबसे ज्यादा टसल होती है गवर्नर और स्टेट के बीच में. फाइनेंशियल पावर्स क्या है, ही इंश्योर्स द स्टेट बजट प्रेजेंटेशन, अप्रूव्स मनी बिल्स. जिस तरीके से असेंबली में मनी बिल अप्रूव होने के लिए पहले जाता है प्रेसिडेंट के पास, स्टेट में जाता है वो गवर्नर के पास. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू गवर्नर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये जितना भी पूरा पार्ट दिया नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से या तो एज इट इज प्रिंट करके रख लो या फिर नोट डाउन कर लो. शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 क्लैरिफाई किया गया, गवर्नर एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन लिमिटेड डिस्क्रिशनरी एरिया. कि भाई जो छोटा सा डिस्क्रिशनरी एरिया यहाँ पे दे रखा है, इसके अलावा जो गवर्नर को है उसे स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही मिलकर के काम करना है. फिर है दूसरा हमारा एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ही रिस्ट्रिक्टेड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड गवर्नर्स रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. कि गवर्नर जो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रेसिडेंट को, ये कहकर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है, सरकार नहीं चल सकती है स्टेट में, आप टेक ओवर कर लीजिए, उस रिपोर्ट को भी ऑब्जेक्टिव होना. एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूल को एज अ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया है अंडर एसआर बम्बई केस. स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जैसे कि मैंने बोला था कि तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत लेटेस्ट केस मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे इनकॉर्पोरेट करने के लिए. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 का ही है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है गवर्नर्स न्यूट्रलिटी इन गिविंग असेंट टू स्टेट बिल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं अनाउंस करता है, बट बहुत सारी रूलिंग्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आई है कि भाई इतने टाइम से ज्यादा गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को अपने पास नहीं रोक कर रख सकता है. ठीक है, अब देखिए उसी से रिलेटेड अगला आ गया हमारा सब टॉपिक, दैट इज असेंट टू स्टेट बिल्स. सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में डायरेक्शंस इशू किए हैं कि टाइमली अप्रूवल होना चाहिए बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर.
अब इसमें क्या होता है, मनमानी हो जाती है कि स्टेट असेंबली ने पास किया बिल, अब आप असेंट ही नहीं दोगे तो कोई एक जो काम होना है उस बिल के अंडर में वो तो फिर ड्यू होते चला गया ना, तो इवेंचुअली जिसे बोलते हैं भुगतना किसे पड़ता है, वो है नॉर्मल पब्लिक को। मोर ऑन द न्यूज, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर्स यूजिंग आर्टिकल 142। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना पावर दिखा रहा है आर्टिकल 142 का। आर्टिकल 142 क्या है, रीड इट, of the constitution which empowers the supreme court to pass a decree or order necessary for doing complete justice। तो बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि भाई हमें फुल फ्लेजेड जस्टिस करना ही करना है irrespective of what it takes, तब वो आर्टिकल 142 का सहारा लेते हैं कि भाई हम एक ऑर्डर पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस हैज बिकम इनएविटेबल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिए रिगार्डिंग असेंट टू द बिल, वही है आर्टिकल 200 अभी हमने देखा। ठीक है, ही कैन ग्रांट असेंट और विथहोल्ड असेंट फॉर बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचता है तो आर्टिकल 201 बन जाता है। प्रेसिडेंट कैन आल्सो ग्रांट असेंट और विथहोल्ड असेंट। अब इन्होंने विथहोल्ड असेंट करके रख लिया, मान लीजिए 4 महीने तक गवर्नर ने रख लिया, फिर उन्होंने जब प्रेसिडेंट को दिया तो प्रेसिडेंट ने 4 महीने रख लिया, तो ऐसे तो साल खत्म हो जाएगा और एक छोटा सा बिल पास ही नहीं होगा किसी स्टेट का। ठीक है, गवर्नर कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल्स। मनी बिल्स में रिकंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि भाई प्रायर रिकमेंडेशन गवर्नर ही तो पास करके देता है तभी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इफ द लेजिस्लेचर पासेस इट अगेन गवर्नर मस्ट गिव असेंट और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। और प्रेसिडेंट का ये है कि प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन एंड लेजिस्लेचर मस्ट एक्ट विद इन 6 months आफ्टर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट कैन स्टिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो स्टेट बिल्स में ऐसा है कि अगर वो प्रेसिडेंट के पास 6 महीने बाद दोबारा आता है तो प्रेसिडेंट का मर्जी है कि वो चाहे तो तब भी उसे रिजेक्ट कर सकता है। अनलाइक द गवर्नर, द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव असेंट टू अ रिकंसिडर्ड बिल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है गवर्नर की पावर में और प्रेसिडेंट की पावर में। अब की हाइलाइट्स और क्या रहे हैं जजमेंट के, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। इन एक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि कुछ भी ना करना और मतलब बिल पड़ा हुआ है बस आपके पास, आपने विथहोल्ड करके रखा है, दिस इज इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट। ठीक है, इन केस गवर्नर या प्रेसिडेंट एग्जिबिट्स इनएक्शन द स्टेट गवर्नमेंट कुड सीक अ रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, अब ये मैंडेमस कहाँ आता है, हमारा आर्टिकल 32 का पार्ट है ना ये। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वी कमांड। देख रहे हैं आप लोग कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं ये। सीक अ रिट ऑफ मैंडेमस फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के पास जा सकता है अपना हक मांगने के लिए। दूसरा है गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ बिल रिजर्व अ री इनएक्टेड बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट, कि अगर आपने एक बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब वहां से जब दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट ने आपको वापस से भेजा है तो अब आप ऑब्लाइज है कि आप उसको अप्रूव करें, लेकिन अप्रूव करने की जगह गवर्नर क्या कर रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि ठीक है अब मैं अपने पास नहीं रखूंगा, अब मैं भेज दे रहा हूँ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, द बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि आपको फर्स्ट ही टाइम में बोलना है कि या तो मैं विथहोल्ड कर रहा हूँ या तो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में ही आप डिसाइड करिए, आप 2-3 बार करके उसको लंबा नहीं खींच सकते। एक्सेप्शन इज, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, देखिए बहुत टेक्निकलिटी वाली चीज है। एक्सेप्शन है कि व्हेन द बिल प्रेजेंटेड इन द सेकंड राउंड इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, की कंप्लीटली उन्होंने उसके सब्जेक्ट्स को ही चेंज कर दिया, तो फिर आप उस चीज को अपने पास रोक सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए डाल सकते हैं। एंड प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फॉर असेंट ऑफ बिल्स। ठीक है, अब देखिए टाइमलाइन किस तरीके से प्रोवाइड करी, बहुत अच्छे तरीके से। विजन मैगजीन की खासियत ये होती है ना कि विजन बहुत अच्छा आपको माइंड में बना करके दे देता है, तो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। अब टाइमलाइन क्या सेट करी है कि 1 महीने की टाइमलाइन क्या है, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, या तो आप विथहोल्ड करो, ठीक है, या फिर असेंट दे दो, या आप रिजर्व कर लो बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 1 महीने का टाइम है आपके पास। दूसरा है 3 महीने का टाइम, ठीक है, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस दे, उनके अगेंस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, रिटर्निंग बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद अ मैसेज, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और एक और 1 मंथ का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि असेंट टू बिल्स रिकंसिडर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर आपके पास बिल आया था, आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और फिर वापस से स्टेट लेजिस्लेचर ने भेज दिया आपके पास, तो अब आप 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। यू हैव टू गिव असेंट टू दैट बिल विद इन 1 मंथ। ठीक है, और रिकंसिडरेशन विद मैसेज वाले में जो होता है उसमें 3 महीने का टाइम है, और रिजर्विंग द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट में भी 3 महीने का टाइम है। और इसके साथ प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर, ठीक है, विद इन 3 months। अगर कोई डिले होता है तो इट शुड बी जस्टिफाइड एंड कम्युनिकेटेड टू द स्टेट्स, की स्टेट्स को बताया जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा डिले हो रहा है प्रेसिडेंट की साइड से रिकंसिडरेशन में, तो उनको वो क्लियर कट जिसे बोलते हैं
रीजन दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो सजेशन है, ये अभी जो टाइमलाइन प्रोवाइड करी है, बहुत अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है, जो आप अपने जितने भी गवर्नर रिलेटेड तो एक ना एक सवाल आता ही आता है, तो उसमें पुट करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गवर्नर लैक्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200। तो ये बता रहे हैं कि भाई डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल मनमर्जी चलाएगा गवर्नर अपनी आर्टिकल 200 के अंडर। एंड इट हैज टू मैंडेटरली अबाइड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, जैसे कि स्टेट बिल्स दैट वुड डेरोगेट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, की अब बिल्कुल ही बेतुके बिल्स है कि भाई हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट किया जा रहा है, या फिर रिलेटेड टू सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तब आप मतलब एक्सेप्शनली अपने पास डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उस बिल को रोक सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 200 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने वापस याद दिलाया कि भाई आप ऐसा नहीं है मनमर्जी चलाते रहेंगे, आप मनमर्जी चलाएंगे तो आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ओके, एंड प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिल्स रिजर्व फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल दिया गया है या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के कंसल्टेशन ले सकता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, और कंक्लूजन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन रीअफर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर्स स्मूदर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग इन स्टेट्स। तो अब इसको हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेजिस्लेटरी पावर्स पे ओवर पावर हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से उसने ओवर स्टेप करके वहां पे इन चीजों को हैंडल किया है, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल की चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए बिटवीन ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है ये काम अपना ठीक से नहीं कर रहा है, इसीलिए जो जुडिशरी है वो एक स्टेप आगे बढ़ करके कह रही है कि नहीं भाई हम आपको बता रहे हैं, अब आपको अपना काम ठीक से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, दिस जजमेंट इज अ स्टेप टुवर्ड्स रिस्टोरिंग बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एंड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो सेकंड पार्ट हमने किया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छे से इसको नोट डाउन करके रख लेना है, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लिखने हैं ताकि याद रहें। ओके, अब यहाँ पे आगे कीवर्ड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, अगर ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जगह मैं आपको कुछ सेपरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। इंडियाज फेडरलिज्म इज मार्क्ड बाय सेंट्रल डोमिनेंस बट बैलेंस्ड बाय कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स। In this context, analyze recent initiatives and recommendations to promote effective center-state relations। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें एनालाइज करने रिसेंट इनिशिएटिव्स, और जब एनालाइज बोलते हैं तो हमें प्रोज और कॉन्स दोनों बताने हैं रिसेंट इनिशिएटिव्स के। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एज अ 38 मार्कर यू कैन ट्राई टू प्रैक्टिस इट डाउन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ इसके साथ साथ में कि जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था कि हमने एक पीयर ग्रुप इवेल्युएशन के लिए बनाया है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सबमिट करते हैं तो साथ ही साथ आपको जो आपके पीयर्स उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनमें मिनिमम 2 कॉपीज चेक करनी होंगी खुद ही, सो दैट देखिए आपने एक आंसर खुद लिखा, 2 लोगों की आपने कॉपी चेक करी, तो उनके 2 लोगों के और एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से जो पीयर ग्रुप इवेल्युएशन है ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को और ही ज्यादा इनरिच कर देता है। तो ये ग्रुप हमने ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी पर अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, छोटा सा गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को जाकर के भरें एंड देन रिक्वेस्ट करें चैनल को ज्वाइन करने के लिए। आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे गूगल फॉर्म पे उसको अप्रूव करने के बाद आपको चैनल में मेंबर एज अ ज्वाइन कर लिया जाएगा। दिस इज कम्प्लीटली वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें यही है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं बस उनके लिए ग्रुप बनाया गया है। वहां पे कोई फालतू बकवास नहीं, कोई रैंडम पीडीएफ की डिमांड नहीं, ठीक है, कोई कट ऑफ का डिस्कशन ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आंसर्स लिखने हैं, इवेल्युएट करने हैं बस। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहां पे पिन मैसेजेस में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज 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 आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, इफ यू आर वॉचिंग इट रेगुलरली देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है, एंड अच्छे से पढ़िए। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।